तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने पूर्ण वर्ग द्वारा समीकरण को हल करना सीखा था। बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू हमने पूर्ण वर्ग बनाए थे और उनके रूट को फाइंड आउट किया था। उसके मूल क्या होंगे ये भी हमने देखा था। मैंने आपसे ये भी बताया था जो इसके मूल होते हैं यानी कि जो इसके हल होते हैं दोनों का मान बराबर होता है, यानी कि शून्य का है चाहे मूल का है चाहे इसके हल का है, सबका मान बराबर होते हैं, मान सबका सेम होता है। पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा था। आज हम उसके संबंधित यहाँ पर भी जो प्रश्नावली के अध्याय हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। किसी भी क्वेश्चंस को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं छोड़ने वाला हूँ कि आपको अच्छे से पूर्ण वर्ग बनाकर सीखना आ जाए ताकि आप कहीं भी फंसे ना। होता क्या है कि बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस बनने के बाद बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब इसको क्या करें, कैसे पूर्ण वर्ग विधि से इसको हम लोग सॉल्व करें। तो होता क्या है कि श्रीधराचार्य विधि से तो सब कर लेते हैं, गुणनखंड विधि से सब कर लेते हैं, लेकिन पूर्ण वर्ग विधि से बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है और हमें इसे करना है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। लेकिन आपके पीछे इसमें ये भी कहा गया है कि क्या इस द्विघात समीकरण के अस्तित्व है, यदि है तो इसके पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसे ज्ञात करना है, नहीं है तो नहीं ज्ञात करना है। तो पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अस्तित्व है या नहीं है, कैसे हम लोग जांच करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि b² - 4ac = 0 के द्वारा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है कि अब मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूं ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को मैं कर पाऊं, ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने से पहले हमें ये जांच करना पड़ता है कि इसके मूल अस्तित्व में है या नहीं है। तो अस्तित्व में जांच करने के लिए हमें क्या जांच करना पड़ता है कि b² - 4ac का मान या तो शून्य के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, या तो शून्य से बड़ा होना चाहिए। उस कंडीशन में इसके मूल वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, काल्पनिक मूल प्राप्त नहीं होते हैं। तो चलिए हम इसको जांच करते हैं। तो b की जगह पर यहाँ है -7, तो यहाँ से हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पर यहाँ है 2, मतलब x² का गुणांक, c मतलब अचर पद कितना है 3, यहाँ से हो जाएगा 49 और -7 4 3 बार दूना 24, यानी कि हो रहा है आपका 25 और 25 जो होता है 0 से बड़ा है। इस कंडीशन में इसके जो मूल होंगे वो इसके वास्तविक मूल होंगे। जब इसके वास्तविक मूल होंगे तो हम इसके मूल को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन करना किससे है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग द्वारा हम इसे कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ देखिए। तो सबसे पहले x का गुणांक देखिए, x का गुणांक यहाँ पर है 2, यानी कि यह पूर्ण वर्ग में नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग में नहीं है तो इसका मतलब है कि हम इस पूरे समीकरण में 2 से भाग देंगे। जो पूरे समीकरण में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x² - 7/2 x और +3/2 = 0, ठीक है ना। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाइए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ देखिए। आपको चाहिए, अगर 2 पद हैं तो पहले पद का स्क्वायर चाहिए होता है, प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद चाहिए होता है, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर चाहिए होता है, ताकि इन तीनों को मिलाकर हम a + b या x + y या दो संख्याओं के योगफल का वर्ग बना सके, पूर्ण वर्ग बना सके। तो यहाँ देखिए पहला का तो है, यहाँ पर पहला का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। उसके बाद हमें चाहिए होता है, यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन, प्लस रहता है तो प्लस का साइन। हमें क्या चाहिए होता है, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। यहाँ देखिए 2 गुणे पहला पद यहाँ से मिल गया x जो कि यहाँ है, और गुणे दूसरा पद हमको मानना पड़ेगा। हम लोग क्या ऐसा दूसरा पद की जगह पर लें ताकि उसको एडजस्ट करने के बाद 7/2x आए। यहाँ देखिए x तो आ गया है, x आ गया ना, बचा है आपका 7/2, लेकिन 2 ऊपर भी है, इसीलिए b की जगह पर हमें क्या लेना पड़ेगा, 7/4 लेना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ये लेना पड़ेगा। सॉरी 2 ठीक है ना। तो b की जगह पर अब हम क्या लेने वाले हैं, तो b की जगह पर यहाँ देखिए हमेशा b की जगह पर ऐसे संख्या को लिया जाता है ताकि उसे फाइंड आउट करने पर 7/2x प्राप्त हो जाए। तो x तो हमें यहाँ से मिल गया है, अब हमें चाहिए क्या, 7/2 चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 7/2 लिख देता हूँ तो आपको यहाँ देखिए ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा आपका 7x, लेकिन हमें चाहिए 7x/2 चाहिए। तो हम इस 2 की जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 कर देंगे। 4 करने से होगा कि 2 4 से 2 टाइम्स में कट जाएगा तो होगा 7/2 और ऊपर x। इस प्रकार इसका मान हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए होता है, ये 7/2x, ये आपका दूसरा पद हो जाएगा। क्या होता है, पहला पद का स्क्वायर -2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद हो गया।
लेकिन 7/4 जो दूसरा पद है इसको मैंने अपने पास से माना है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि दूसरे पद का होल स्क्वायर करेंगे ताकि इसको पूर्ण वर्ग बनाया जा सके। तो प्लस करके 7/4 का होल स्क्वायर आप करेंगे, ठीक है ना। हमने कर दिया, इसको हमने क्या किया है अपने मन से ऐड किया है, तो हमें इसको 7/4 को घटाना भी होता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा के घटा दिया है और अंतिम में आपका क्या बचा है 3/2 बचा है और इक्वल टू 0 बचा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। और यहाँ देखिए, यहाँ से हो जाएगा 7 7 49 और भाग्य 4 चौको 16 और यहाँ है प्लस 3/2 है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए 2 को भी अगर हम 8 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 16, तो इसमें भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर नीचे 8 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है ना, नहीं तो ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16 और ये हो जाएगा 8 त्रिका 24 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका 24। यहाँ देखिए हर दोनों में एक समान बन गया ना, जब हर एक समान है तो अंश को जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार जब अंश को जोड़ेंगे तो -49 प्लस 24 कितना होगा आपका -25, -49 प्लस 24 भागे 16 यानी कि -25 भागे 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ और इसके जगह पर मैं लिख देता हूँ -25 भागे 16, -25 भागे 16 इक्वल टू क्या है आपका 0 है, ठीक है ना। यहाँ से आपको अच्छे से समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब मैं इस पर थोड़ा सा और करता हूँ। तो 7/4 का होल स्क्वायर यह है ना इक्वल टू, ये लिखिए लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव में है, राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव यानी कि 25/16। अगर मैं यहाँ से वर्ग को हटाऊंगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 25/16, ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा आपका 5/4, लेकिन होगा आपका प्लस माइनस में। अच्छा, ये प्लस माइनस क्यों लगाते हैं? जब हम एक पक्ष से स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो दूसरे पक्ष में प्लस माइनस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यह है द्विघात समीकरण, ठीक है ना। और द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस लगाने का चिन्ह होता है कि एक में +5/4 और एक में -5/4, यानी कि मूल यहाँ पर भी आपके 2 आने चाहिए ना। तो एक में +5/4, एक में -5/4। तो इस प्रकार आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम एक क्या करते हैं कि x माइनस 7/4 की जगह पर इसकी जगह पर +5/4 लेते हैं, तो इसके एक मूल क्या यहाँ से निकल जाएंगे x इक्वल टू 7/4 और प्लस 5/4 इक्वल टू, देखिए हर दोनों में कांस्टेंट है ना, समान है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7 5 12 इक्वल टू 3। इसका एक मूल निकल गया 3। वह दूसरा मूल जब हम x माइनस 7/4 के इक्वल टू -5/4 लेंगे तो उस कंडीशन में हो जाएगा x इक्वल टू -5/4 और प्लस 7/4 और यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका 4 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इस प्रकार इसके 2 मूल निकल गए, x के 2 मूल निकल गए। क्या निकले? एक आपका 3 आया, दूसरा आपका 1/2 आया। इस प्रकार इसके 2 मूल आप आसानी से, बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होता है कि पहली बार जब हम क्वेश्चंस को करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा लगता है कि ये बहुत ही टफ है, लेकिन एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन के प्रयत्न के बाद, प्रयास के बाद ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगने लगते हैं और आपको बहुत ही मजा आने लगता है। जैसे मुझे आता है ना, मैंने प्रयास किया है, मैंने अच्छे से समझा है और उसके बाद से मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। यहाँ देखिए, इसको करते हैं। यहाँ देखिए x² का गुणांक 2, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले हम ये भी जांच लेते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व होगा तभी तो ज्ञात करने। अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए कि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। तो b² का मान कितना है? यहाँ पर b का मान x का गुणांक 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है -4। इस प्रकार यहाँ से देखिए ये 1 और ये माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा और 4 चौको 16 2 18 इक्वल टू कितना आएगा 19। 19 का मान जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। 0 से बड़ा ही होता है, बराबर कहाँ होता है? 19 का मान 0 से बड़ा ही होता है। तो इस कंडीशन में इसके मूल अस्तित्व में है। जब इसके मूल अस्तित्व में है तो इसे हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाकर करेंगे। चलिए हम इसको बनाते हैं।
तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है वो क्या है, पूर्ण वर्ग में नहीं है। जब पूर्ण वर्ग में नहीं है तो पूरे समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दिया जाता है। तो मैं इसमें भाग दे देता हूँ। तो भाग देने के बाद ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका x/2 और ये हो जाएगा -4/2 यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका कितना है, -2 है, ठीक है ना। अब यहाँ से चलिए हम करते हैं, ये देखिए पहले पद का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या चाहिए, या प्लस है तो प्लस 2 गुणे पहला पद चाहिए, तो पहला पद आ गया आपका x और गुणे दूसरा पद। दूसरे पद की जगह पर ऐसा हम लोग क्या लें ताकि यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद x/2 बन जाए। x है ऊपर, देखिए x आ गया ना, नीचे बस हमें 2 चाहिए। तो नीचे जब हमें 2 चाहिए तो ऊपर 2 है तो 1/4 कर देते हैं ना b की जगह पर। जब 1/4 करेंगे तो 2 4 से कटेगा तो हो जाएगा 1/2 और x यानी कि x/2 यही मान आ जाएगा। अब b की जगह पर हमने अपनी मर्जी से 1/4 रखा है तो b के हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1/4 को स्क्वायर को जोड़ना क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते क्यों है, ताकि हम इस पूरे को पूर्ण वर्ग के रूप में बना सकें। इसको हमने अपनी मर्जी से जोड़ा है तो हमें इसमें से 1/4 के स्क्वायर को घटाना भी पड़ेगा और अंत में कितना है आपका -2 इक्वल टू 0 के बराबर है। अब देखिए इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस यहाँ देखिए 1/16 और ये है आपका -2 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -16 दूना 32 और 1 -33 और भागे 16 इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल होगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से क्या हम कर रहे हैं कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 33/16 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। या मैं क्या कर रहा हूँ कि स्क्वायर को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ तो यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस और इसके पूरे में लग जाएगा रूट। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 33 और भागे 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, ये आ जाएगा। तो अब मैं लिख सकता हूँ यदि, अब मैं एक क्या कर रहा हूँ कि x प्लस 1/4, एक में मैं प्लस के साथ रूट में 33/4 को ले रहा हूँ और दूसरी कंडीशन में मैं x प्लस 1/4 के साथ नेगेटिव संख्या को ले लूँगा। तो मैं पहले तो पॉजिटिव संख्या को ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा रूट में 33 और भागे 4। तो इस कंडीशन में x का मान क्या निकल जाएगा, रूट में 33 और भागे 4 है और ये पॉजिटिव में संख्या है, राइट हैंड साइड में जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा तो ये हो जाएगा ये इक्वल टू हो जाएगा रूट में 33 माइनस 1 और भागे 4। इसका एक रूट यानी कि एक हल इसके ये निकल जाएगा x का मान। वाह, दूसरा हल आप कहाँ से निकालेंगे, जब आप x प्लस 1/4 को माइनस रूट में 33 और भागे 4 के रूप में लिखेंगे और यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस रूट में 33 और प्लस 1/4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा, ये भागे 4 है ना, -1/4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट में 33 और -1 और भागे 4 और यह इसका दूसरा हल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसके दोनों हल को फाइंड आउट कर सकते हैं। बचा हुआ आपका 2 क्वेश्चंस और हैं, उन 2 क्वेश्चंस को भी हम लोग कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके मूल जो है वो इसके वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं। तो सबसे पहले हमें क्या जांच करना पड़ेगा, b² माइनस 4ac को जांच करना पड़ेगा और ये जांच करना पड़ेगा कि इसका मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा है तो इसके मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। उसके बाद से हमें क्या करना है, इसको मूलों की अस्तित्व अगर है, मूलों का अस्तित्व अगर आपको पता चल रहा है तो उसके हिसाब से आपको यह ज्ञात करना है। मूलों का अस्तित्व है तो आपको ज्ञात करना है, नहीं है तो आपको ज्ञात नहीं करना है। यहाँ देखिए b² की जगह पर 4√3 का होल स्क्वायर है ना, -4 a की जगह पर क्या है आपका 4 है और c की जगह पर क्या है आपका 3 है। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 3 48 होगा और ये हो जाएगा -4 चौको 16 3 48 होगा और 48 में से 48 जाएगा, बचेगा आपका 0। जब b² माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तो इसका मान क्या होता है आपको मालूम है ना, क्या होता है, इसके 2 मूल निकलेंगे और दोनों के दोनों मूल समान होंगे। अब इसके कौन सा मूल समान है, चलिए हम इससे पता करते हैं। यहाँ देखिए
एक्स 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करते हैं 4 से इस पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं। जब 4 से इस पूरे समीकरण में भाग देंगे तो हो जाएगा आपका x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। ठीक है ना। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं या चाहें तो 4 भी आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है, तो 2x का स्क्वायर से भी आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी विधि से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या चाहिए हमें, पहला पद का वर्ग चाहिए, यहाँ से मिल गया, प्लस बीच का प्लस का चिन्ह है, मतलब x का गुणांक क्या है √3 है और उसके आगे क्या है प्लस है। इसका मतलब क्या होगा कि हमें प्लस वाली संख्या लेनी है। जब प्लस वाली संख्या लेनी होती है तो क्या होता है 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद होता है ना। यहाँ देखिए 2 गुणे पहला पद क्या है x है, दूसरा पद यहाँ पर क्या लें ताकि √3x मिल जाए। x तो यहाँ से मिल गया है, इसका मतलब √3 की कमी है, तो मैं यहाँ पर √3 ले रहा हूँ b की जगह पर। लेकिन याद रखिए आगे यहाँ 2 भी है, लेकिन हमें इसमें 2 नहीं चाहिए, तो √3 से मैं 2 से भाग कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से b की जगह पर हमने क्या लिया, √3/2 लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, अपने पास से करेंगे ताकि इसको पूर्ण वर्ग रूप में बना सकें। तो b की जगह पर जो हमने लिया है उसी का हम यहाँ पर स्क्वायर करते हैं। ठीक है ना। इसको तो हमने मन से लिया, तो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसी संख्या को घटानी भी पड़ेगी, और अंतिम में क्या है आपका 3/4 है। ठीक है ना, इक्वल टू क्या है 0 है। इतने की संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर। इसका मतलब पहला पद प्लस दूसरा पद के योग का होल स्क्वायर हो जाएगा ना ये यहाँ से, और आगे यहाँ से हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाता है 3 और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, और यहाँ पर क्या है प्लस 3/4 है इक्वल टू 0 है। कुछ दिख रहा है आपको, अरे देखा है तो बोलिए ना। यहाँ देखिए -√3/4 प्लस √3/4 इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी कि अब आपके पास बचा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू बची आपके पास 0। ठीक है ना। अब यहाँ से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसके 2 मूल ज्ञात कर सकते हैं आप आसान से। कैसे, इसका मतलब हो जाएगा x बराबर हो जाएगा यहाँ से, यहाँ देखिए x प्लस √3/2 इक्वल टू भी हो जाएगा 0, और यहाँ से इसके जो मूल होंगे x बराबर -√3/2, इसके एक मूल ज्ञात हो गए। ठीक है ना। अब हम दूसरा मूल कहाँ से ज्ञात करेंगे, अरे नहीं ज्ञात करना है भैया। यहाँ जब हम ज्ञात किए हैं कि b² - 4ac का मान 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब दोनों के दोनों मूल समान होंगे। अगर एक मूल निकल गए तो दूसरा मूल निकालने में क्या फ़र्क है, दूसरा मूल यही तो हो जाएगा। अतः इसके 2 मूल होंगे, आपको लिखना पड़ेगा, अतः इसके दोनों मूल समान हैं, दोनों मूल समान हैं। और वो है क्या वास्तव में, वह है √3/2 और -√3/2, और यही इसके 2 मूल हो जाएंगे। तो है कुछ है क्या क्वेश्चंस में, अब कुछ नहीं है। अगर अब भी आपको दिक्कत हो रही है ना, तो आप गए गुजरे हैं, कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। यहाँ देखिए इस क्वेश्चंस को b² - 4ac से पहले ज्ञात कर ले, देख लेना इसका अस्तित्व है कि नहीं है, इसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। चलिए हम इसमें ज्ञात करते हैं b² - 4ac यदि 0 से बड़ा है या बराबर है, उस कंडीशन में इसके मूल के अस्तित्व होते हैं। b² की जगह पर x का गुणांक क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पर क्या है x² का गुणांक 2 है, c अचर पद क्या है 4 है। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 - 4 × 8 8 चौको 32 इक्वल टू कितना हुआ -31, यानी कि यह क्या है 0 से छोटा है। जब यह 0 से छोटा है तो इसके मूल काल्पनिक होंगे, और जब मूल काल्पनिक होंगे तो इसका मूल हमें फाइंड आउट नहीं करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें दिया गया है कि जो पहला वाला क्वेश्चन हमने किए थे 4 क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को हमें श्रेणीधाराचार विधि से हल करना है और इसके मूलों को ज्ञात करना है। अब चाहे श्रेणीधाराचार विधि से कीजिए, चाहे पूर्ण वर्ग बनाकर कीजिए, चाहे गुणनखंड विधि से कीजिए, द्विघात समीकरण के 2 ही मूल होते हैं और वे दोनों के दोनों मूल तीनों विधियों से समान आते हैं। तो चलिए इसमें से 4 क्वेश्चंस दिया गया था प्रश्न 1 में, जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला और तीसरा क्वेश्चंस को मैं बता देता हूँ, दूसरा क्वेश्चंस को आपको करना है, और जो चौथा क्वेश्चंस है उसके तो मूल ही इमेजिनरी है, यानी कि काल्पनिक है, तो उसके मूल को तो हमें ज्ञात ही नहीं करना है, यानी कि 3 ही क्वेश्चंस करना है। 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ श्रेणीधाराचार विधि से बता देता हूँ। अब चाहे श्रेणीधाराचार विधि करिए, चाहे सूत्र विधि कीजिए, इस कंडीशन में यहाँ देखिए e बराबर क्या है, e होता है हमेशा x² का गुणांक, यह है आपका 2। b जो होता है वो हमेशा होता है आपका x का गुणांक होता है, हमेशा ऐसे याद रखिए। e मतलब x² का गुणांक, b मतलब x का गुणांक, c मतलब अचर पद। ठीक है ना। b क्या है आपका, x का गुणांक क्या है आपका -7 है,
सी जो होता है वो आपका अचर पद है, वो है आपका 3। हम यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं श्रीधराचार्य विधि जो आपका ये होता है श्रीधराचार्य जो प्रोसेस होता है, विधि होती है, वो क्या होता है श्रीधराचार्य विधि से द्विघात समीकरण का आपका मूल ज्ञात करना हो तो कम से कम उसका सूत्र विधि यानी कि श्रीधराचार्य विधि का सूत्र तो मालूम होना चाहिए ना। तो वो होता है x बराबर होता है -b और ये होता है प्लस माइनस रूट में होता है b² - 4ac और पूरे के भगे 2a होता है। ठीक है ना। चलिए हम यहाँ से इसके दो मूल को फाइंड आउट करते हैं। -b की जगह पर है -7 है, ठीक है ना। b की जगह पर -7 है और आगे माइनस है, इसका मतलब माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा आपका प्लस। देखिए आया है माइनस और b की जगह पर कितना है -7 है, ठीक है ना। इसका मतलब माइनस का गुणा माइनस में होगा, ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा +7 और प्लस माइनस रूट में यहाँ देखिए b² - 4ac का मान कितना होगा। b² का मतलब 7 × 7 = 49 और माइनस बीच में माइनस है यानी कि 49 -7 का स्क्वायर करेंगे तो -7 का स्क्वायर कीजिए वो भी 49 ही होगा, +7 का स्क्वायर कीजिए वो भी आपका 49 ही होगा। और बीच में क्या है -4, ए का मान कितना है यहाँ पर देखिए 2, सी के मान यहाँ पर देखिए कितना है 3 है ना। और पूरे के भगे क्या है आपका 2 और ए का गुणांक क्या है 2, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 7 प्लस माइनस रूट में ये कितना हो जाएगा 49 में से 4 तिहाई 12 दूना 24 निकलेगा, बचेगा आपका 25 और ये बचेगा आपका 25 बच जाएगा ना। और पूरे का भागे बचेगा आपका 4 और यहाँ से निकल जाएगा 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे हो जाएगा आपका 5 और पूरे का भागे आ जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका x के बराबर। अब x के यहाँ से दो मूल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, एक में प्लस को लीजिए दूसरे में आप माइनस को लीजिए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ जब x बराबर 7 + 5 मैं प्लस को ले रहा हूँ बराबर 4 इसकल टू हो जाएगा 12/4 इक्वल टू हो जाएगा 3 वाह x बराबर 1 हो जाएगा दूसरा मूल 7। अब मैं माइनस को ले रहा हूँ माइनस साइन को तो -5/4 यानी कि 7 में से 5 जाए 2/4 इक्वल टू कितना आया 1/2। इस प्रकार इसके दो मूल आ गए। दो मूल कौन कौन से आए इसके, एक आपका आया 3 और एक आपका आया 1/2। इस प्रकार इसके दो मूल आपने आसानी से फाइंड आउट कर लिया। आपको याद होगा कि जो हमने पूर्ण वर्ग विधि पढ़ा था उसमें भी हमने दो मूलों को ज्ञात किया था और वो उसका आंसर भी यही आया था। तो इस प्रकार आपको श्रीधराचार्य विधि से इसको सॉल्व करना है। ये आपका चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है। इसमें चाहे तो आप पूरे समीकरण में 4 से भाग दे सकते हैं, लेकिन श्रीधराचार्य विधि है तो इसमें हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसका मान देखिए, ए का मान मतलब x² का गुणांक 4, बी का मान मतलब x का गुणांक क्या आएगा 4√3 और c का मान आएगा अचर पद यानी कि 3। जब b² - 4ac में रखेंगे, जब x का मान क्या होता है -b यानी कि b की जगह पर क्या है 4√3 है और सूत्र में क्या होता है माइनस होता है ना, तो आगे मैंने माइनस को लगा दिया और होता है उसके बाद से प्लस माइनस है ना। और रूट में b² यानी कि 4√3 का स्क्वायर मैं यहाँ पर पूरा ही लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर -4ac ए की जगह पर क्या आएगा 4 और c की जगह पर 3 और पूरा का भाग क्या होता है 2 और ए की जगह पर कितना है 4। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा -4√3, ठीक है ना। और यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर 3 16 × 48। यहाँ देखिए 4 चौको 16 16 × 48 48 में से 48 जाएगा, बचेगा आपका 0 और 0 यह बचेगा आपका 0 और पूरे के भागे कितना है आपका 4 दूना 8 है ना। यहाँ से 4 दूना 8 तो 0 को जब किसी संख्या में जोड़ेंगे घटाएंगे संख्या आपका यही बचेगा यानी कि x बराबर हो जाएगा -4√3 और भागे 8। 4 से यह 2 बार में कट जाएगा और यहाँ से बचेगा x बराबर -√3/2। तो इसके एक मूल हमारा निकला है -√3/2। दूसरा मूल क्या आपका निकलेगा आप बताइए। यहाँ देखिए जब हमने b² - 4ac का मान निकाला तो हमें यहाँ से क्या निकल गया 0 के बराबर मान निकला है ना। इसका मतलब इसके दोनों मूल समान होंगे। जब एक मूल आपका ये निकल गया अतः दूसरा मूल भी यही होगा। मूल भी
माइनस रूट में 3/2 होगा। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग विधि से भी हमने इसको किया था तो इसके 2 ही मूल निकल रहे थे। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ रहा है, बहुत चालाक हैं आप लोग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमें इसका मूल ज्ञात करना है, लेकिन मूल किस विधि से ज्ञात करना है ये नहीं दिया है। तो चाहे आप सीधाचार विधि लगाइए, गुणनखंड विधि लगाइए, या चाहे तो आप पूर्ण वर्ग बनाकर इसे सॉल्व कीजिए, या आपके ऊपर है। तो आप इसे कैसे करते हैं या आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। हालांकि इसका एक क्वेश्चन या दोनों मैं करा ही देता हूँ। यहाँ देखिए, यह क्या होगा, x - 1/x = 3 है। तो सबसे पहले आप इसे द्विघात समीकरण के फॉर्म में तो बनाइए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको गुणा करना पड़ता है। तो x का गुणा जब x में हो जाए, ये हो जाएगा x² - 1, और ये हो जाएगा x का गुणा 3 में 3x। ठीक है ना, यहाँ से हो जाएगा x² - 3x, और ये -1 = 0। अब आप इसे कैसे करेंगे, क्या आप इसे पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे? चलिए मैं इसको पूर्ण वर्ग विधि से ही बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, x है ना, तो पहला पद का 2 स्क्वायर मिल गया, माइनस है तो -2 गुणे पहला पद चाहिए, पहला पद यानी कि x चाहिए, और गुणे दूसरा पद चाहिए। दूसरा पद ऐसे क्या ले ताकि यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर पूरे को हल करने पर आ जाए 3x आ जाए। तो यहाँ देखिए x है, x आ गया है, 3 है, 3 नहीं आया है ना, तो मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ। यहाँ देखिए एक्स्ट्रा 2 बच रहा है, इसलिए मैं 3 को भागे नीचे 2 कर देता हूँ। अब 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा आपका 3x, यानी कि b की जगह पर हमने 3/2 को लिया। तो अब दूसरे पद जो हमने लिए हैं 3/2, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। क्यों? ताकि हम इसे पूर्ण वर्ग बना सकें। तो मैं इसका स्क्वायर भी कर देता हूँ, 3/2 का होल स्क्वायर, ये आपका दूसरा पद है। ठीक है ना, हमने इसको स्क्वायर जो किया है वो अपने पास से स्क्वायर किया है, यानी कि वैल्यू को ऐड किया है। तो इस वैल्यू को हमें घटाना भी पड़ेगा। तो घटाएंगे कैसे? वैसे ही 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और भागे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और अंतिम में कितना है आपका -1 = कितना है 0। ठीक है ना, यहाँ देखिए, अब यहाँ से आप इस पूरे को लिख सकते हैं, इतने को x - 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और यहाँ से देखिए 4 एकम 4, -9 - 4 -13 भागे 4, -13 और भागे 4 = कितना 0। ठीक है ना, जब 13/4 को आप राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये आपका -13/4 प्लस में 13/4 बन जाएगा। ठीक है ना, 13/4, और यहाँ से x - 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 13 और भागे √4 होगा। तो √4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसके 2 को मूल को ज्ञात करना है, दोनों मूल इसके क्या होंगे चलिए हम यहाँ से देखते हैं। एक में मैं क्या कर रहा हूँ कि प्लस रूट में 13/2 के ले रहा हूँ राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा जब, यहाँ लिख सकते हैं जब x - 3/2 = रूट में 13 और भागे 2, प्लस वाला मैं मान ले रहा हूँ। उस कंडीशन में x बराबर हो जाएगा रूट में 13 भागे 2 और ये माइनस रूट में -3/2 है ना, राइट हैंड साइड में जाकर +3/2 हो जाएगा। उस कंडीशन में होगा 3 प्लस रूट में 13 बाई 2। इसके एक मूल हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके एक मूल आपने ज्ञात कर लिया। दूसरा मूल चलिए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। जब x - 3/2 को किसके बराबर लेना है, माइनस रूट में 13 भागे 2 लेना है। ठीक है ना, एक में मैंने प्लस वाली संख्या को लिया राइट हैंड साइड में, एक में मैं माइनस वाली संख्या को लेता हूँ। तो यहाँ से आपको हो जाएगा x बराबर माइनस रूट में 13 भागे 2 और ये हो जाएगा +3/2 इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस रूट में 13 भागे 2। इसका मतलब अतः इसके 2 मूल, अतः इसके मूल का मतलब इसका हल चाहे इसका शून्य क्या क्या होंगे। एक होगा 3 प्लस रूट में 13 और भागे 2 और एक में होगा 3 माइनस रूट में 13 भागे 2। इसके 2 मूल ये हो जाएंगे। तो है क्या भारी? भारी नहीं है, बहुत ही आसान है। समझ गए होंगे तो बहुत आसान है, नहीं समझे होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, उसको आपको फिर से समझना पड़ेगा। तो अच्छे से वीडियो 1 या 2 बार देखिए। ये दिया है, देखिए कुछ है क्या। इस क्वेश्चंस को मैंने तो करा ही दिए हैं, तो कराने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं इसको फिलहाल में क्या कराऊँ, इसको मैंने पिछली वाली वीडियो में करा दिया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब दोबारा कराने का क्या मतलब बनता है। चल 4 जैसा दिया गया, मैं बुक्स में देख कर पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम
और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कुछ है क्या क्वेश्चंस में यार, बताओ? कुछ है? कुछ नहीं है। इसको मैं 2 विधियों से बताने वाला हूँ, एक कॉन्सेप्ट के तौर पे बताने वाला हूँ और एक जैसा कि अभी मैं बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि जो आपके रहीम है, क्या है भैया, जो आपका रहमान है उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है, यानी कि उसकी आयु को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम उसकी आयु का एजम्पशन तो कर लें कि इसकी आयु कितनी है। तो हम मान लेते हैं रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। यहाँ देखिए, अब इसको कितना आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यह है आपकी रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अच्छा, आज उसकी वर्ष x वर्ष है, तो 3 वर्ष उसकी आयु क्या होगी? 3 वर्ष पहले उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी x - 3। जैसे आज आपकी आयु अगर 20 साल है तो 3 वर्ष पहले आपकी आयु 20 - 3 यानी कि 17 साल हो जाएगी। उसी प्रकार आज इसकी आयु कितनी है? x वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले इसकी आयु x - 3 वर्ष हो जाएगी। और यहाँ से देखिए कितने वर्ष बाद की बात कहा है इसमें? 5 वर्ष पश्चात, यानी कि अब से, यानी कि जब इसकी वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पश्चात इसकी आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ देखिए 5 वर्ष बाद इसकी आयु, यानी कि इसकी आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? आज अगर आयु 20 साल है तो 5 वर्ष बाद 20 + 5 वर्ष हो जाएगी। इसीलिए आज इसकी वर्तमान आयु अगर x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? x + 5 वर्ष हो जाएगी। बिल्कुल सही ना? बिल्कुल सही। और यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष बाद रहमान की आयु है ना x - 3, इसका व्युत्क्रम का मतलब होता है कि इसमें 1/, इसके वर्तमान आयु को लिख दिया जाता है। जब भी आपका व्युत्क्रम, जैसे 5 का व्युत्क्रम 1/5, 10 का व्युत्क्रम 1/10, 15 का व्युत्क्रम 1/15, उसी प्रकार 3 वर्ष पहले उसकी आयु का व्युत्क्रम 1/x - 3। और क्या करें? 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का व्युत्क्रम, ये कहा ना, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष पश्चात इसकी आयु क्या हो जाएगी? x + 5, और व्युत्क्रम का है तो 1/x + 5 का योग, यानी कि इन दोनों का योग कितना है? 1/3 है। कितना है? 1/3 है। तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। द्विघाती समीकरण में आप इसे बना लेंगे, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको करा देता हूँ पूरा, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या प्रश्नानुसार हो जाएगा? 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इक्वल टू कितना दिया है? 1/3, ठीक है ना। अब ये देखिए भिन्न के फॉर्म में है ना, तो सबसे पहले हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में बनाना होगा। तो यहाँ देखिए लघुत्तम कितना आएगा आपका? x - 3, और एक लघुत्तम क्या आएगा? x + 5, ठीक है ना। तो x - 3 से x - 3 कट जाएगा, बचेगा आपका x + 5, 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा x + 5, ठीक है ना। बीच में क्या है? प्लस है। x + 5 से x + 5 कट जाएगा, बचेगा आपका x - 3, x - 3 का गुणा जब इस 1 में कराएंगे तो ये हो जाएगा x - 3 इक्वल टू कितना है आपका? 1/3। बिल्कुल, यहाँ से देखिए हो जाएगा x, और x हो जाएगा आपका 2x, और ये हो जाएगा 5 में से 3 जाए, बचेगा आपका +2, और ये नीचे आपका बचेगा x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा आपका x², और ये हो जाएगा प्लस में 5x, -3 का गुणा x में करेंगे तो -3x, -3 का गुणा +5 में करेंगे तो -15 इक्वल टू क्या है आपका? 1/3 है। यहाँ 3 का गुणा मैं इन दोनों में करूँगा तो 3 दूना हो जाएगा 6x + 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका यह x² और +2x और -15, ठीक है ना। यानी कि इनको सॉल्व करने पर आपका यही आएगा, जब इसको हम 1 में गुणा करेंगे तो यही आपका आ जाएगा। यहाँ से देखिए थोड़ा सा, यह है आपका x² और ये है आपका +2x है ना, और यह क्या है? +6x है। 6x को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -6x होगा, और ये होगा आपका +2x, इसका मतलब हो जाएगा -4x, ठीक है ना। +6 को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा -x, 15×6 -21 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 0।
अब यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप इसे पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हैं, चाहे तो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, चाहे तो वर्ज गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 21 को ऐसे गुणनखंड करना है, 21 एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, यानी कि 21 में जब 1 से गुणा करेंगे आएगा आपका 21। जब 21 को आपको दो भागों में ऐसे तोड़ना है ताकि उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर आप यहाँ 4 प्राप्त कर लें। तो 7 तरीका होता है आपका 21, और 7 में से जब 3 को घटाएंगे आएगा आपका +4। देखिए तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, यानी कि 7 में से 3 घटाने पर और x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x और माइनस 21 इक्वल टू 0। इन दोनों में हम x को कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन है ना, तो x माइनस 7 और प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से x माइनस 7 दोनों में उभयनिष्ठ है और x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। और यहाँ से देखिए आ जाएगा आपका x बराबर 7 और एक आएगा x बराबर -3। x हमने माना क्या है, x हमने माना है रहमान की वर्तमान आयु, और आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती। कोई -20 साल का नहीं होता, कोई -15 साल का नहीं होता, कोई 1 साल का हो सकता है, 2 साल का, -1 साल का होता नहीं, यानी कि आयु ऋणात्मक नहीं होती। अतः रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु कितनी होगी, इक्वल टू 7 वर्ष होगी। ठीक है ना। इसे आप बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। तो मुझे लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो अब हम चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5वें पर। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें दिया गया है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योगफल 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो कितना आसान है ना ज्ञात करना। तो मान लेते हैं कि शेफाली द्वारा गणित में x अंक और अंग्रेजी में आपके y अंक प्राप्त किए गए हैं, उसके अनुसार हम इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग ना। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना आपका है शेफाली, नाम भी गजब का है भैया, माना शेफाली द्वारा मैथ है ना आपका सॉरी मैथ में प्राप्त अंक x तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक y है। बस प्रश्नानुसार आप कीजिए। कहा है कि शेफाली द्वारा मैथ में प्राप्त अंक गणित में प्राप्त अंकों का योगफल 30 है। देखिए यहाँ पर क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक किए गए अंकों का योगफल 30 है। जब शेफाली ने मैथ में x अंक प्राप्त किए हैं, अंग्रेजी में y अंक प्राप्त किए हैं, नहीं अंग्रेजी में कितना y अंक प्राप्त किए हैं, तो इस प्रकार दोनों अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है, 30 दिया है। मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ इसको। दूसरी शर्तानुसार क्या दिया है, यहाँ देखिए, यदि मैथ यानी कि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं। गणित में 2 अंक अधिक, गणित का अंक कितना है x, इसको 2 अंक अधिक मिलते हैं। अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया है y, और अंग्रेजी में कितने अंक कम मिलते हैं, तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं। तो अंग्रेजी में मिलना अंक y अगर 3 अंक कम मिलते हैं, उस कंडीशन में इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो है आपका 210। तो हमें मैथ और गणित द्वारा शेफाली द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की गणना करनी है कि शेफाली ने क्लास में यानी कि मैथ के पेपर और अंग्रेजी के पेपर में टोटल कितने नंबर प्राप्त किए हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? बहुत ही आसानी से। यहाँ देखिए ना, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम x का मान फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 30 माइनस वाई। अब इस x बराबर 30 माइनस वाई, इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए x बराबर क्या है 30 माइनस वाई, और क्या है आपका +2 है ना।
और गुणा ये क्या है आपका y माइनस 3 इक्वल टू कितना है 210। 30 और 2 कितना हो जाएगा आपका 32 माइनस y, और ये कितना है y माइनस 3 इक्वल टू कितना है 210। 32 का गुणा y में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 32y। 32 का गुणा 3 में करेंगे तो 32 तिहाई हो जाता है आपका 96। माइनस y का गुणा y में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y का स्क्वायर। माइनस y का गुणा माइनस 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू कितना है 210। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए प्लस वाई स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा माइनस वाई स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए 32y प्लस 3y, 32 3 35y, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 35y, 35y, ठीक है ना। यहाँ देखिए 210 और ये जो 96 जाएगा इधर, तो 210 प्लस 96 कितना हो जाएगा 300 प्लस कितना हो जाएगा 316 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 6 9 1 10 और नहीं, ये 6 और ये 9 1 10 306 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे आपको सॉल्व करना है। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करना होगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे या आपके ऊपर है। मैंने इसको द्विघात समीकरण के रूप में बना दिया है, तो इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कितना आसान है कि आप मत पूछिए इसको। चलिए हम इसको कर भी लेते हैं ना। तो 306 का ऐसा गुणनखंड करना है ताकि आपको कितना आए, यहाँ पे 35y आए। तो कैसे करेंगे 306 को? तो 306 यहाँ देखिए 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 15 53, ठीक है ना। 153 देना 306 15 और 3 17 नामा कितना होता है, यानी कि 9 से जब काटेंगे 5 3 8 और 1 अंकों का योगफल 9 हो रहा है ना। जब 9 में 9 से भाग दिया जाएगा बचेगा आपका 1 0, ठीक है ना। तो 9 एकम 17 नामा 153 और यहाँ से 17 बार में कटेगा एक बार में, यानी कि यहाँ देखिए 9 दूना 18 और 17 कितना होता है 18 और 17 35 हो जाएगा ना। तो हम इसे यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि 18 और 17 को जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 18y और ये हो जाएगा प्लस में 17y और ये हो जाएगा प्लस 306 और इक्वल टू 0 के बराबर है। मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18y और माइनस 17y और प्लस 306 इक्वल टू 0। इन दोनों में y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 18 और इसमें माइनस 17 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा y माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा y माइनस 17 और एक हो जाएगा आपका y प्लस y माइनस 17 एक हो जाएगा। और सॉरी यहाँ देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, y माइनस y कॉमन लेंगे और यहाँ से माइनस 17 कॉमन लेंगे तो y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो y से यहाँ से 2 मान निकलेंगे, एक आपका 17 निकलेगा, एक आपका 18 निकलेगा। तो जब y बराबर 17 होगा तब x बराबर क्या हो जाएगा, पहला केस ले रहे हैं, जब y बराबर 17 ले रहे हैं तब x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, दोनों का अंकों का योग कितना है 30 है ना। जब इसका y का मान 17 होगा तो x का मान आ जाएगा 13 और जब y का मान 18 होगा तो इस कंडीशन में x का मान आ जाएगा 12। ये आ क्या रहे हैं, ये आ रहे हैं अंग्रेजी में, अगर सैफाली ने अंग्रेजी में 17 अंक प्राप्त किए हैं तो इंग्लिश में उसने 13 अंक प्राप्त किए हैं, या सैफाली ने अंग्रेजी में 18 अंक प्राप्त किए हैं तो मैथ में उसने 12 अंक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब सैफाली का मैथ कमज़ोर है। बात तो यही हुआ ना, उसका इंग्लिश अच्छा है। वैसे भी जब लड़कियां होती है तो उनका इंग्लिश अच्छा होता है, मैथ वैसे भी कमज़ोर होता है। तो वही सैफाली के साथ भी हुआ है, तो हमें इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। तब तक के लिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस को हमें करना है रात के 12 या